तो जय यार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीका से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के मन में आता होगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो आपको आज एक व्यक्ति से मिलवाते हैं। आखिर वो व्यक्ति कौन है, आप लोग को बहुत दिन से आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। तो आपको हम बता दें कि वो भी बहुत दिन से कह रहे थे कि आप हमको भी अपने वीडियो में काहे न लेते हैं। तो वो भी आना नहीं चाह रहे थे, हम उसको बहुत दिन से बोले लेकिन वो आना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज हम मिलवा देते हैं आखिर वह कौन है। तो उनको बुलाया जाए, आप लोग कहिएगा तब बुलाएंगे। तो आप लोग जरूर बोलिएगा, लेकिन आपको इसी वीडियो में मिलवा देते हैं। आइए विशाल, आइए इधर, आइए आइए, आप लोगों को आज बुलाते हैं उनको। और वो देखिए क्या बताते हैं अपने बारे में, और आप लोग जरूर देखिएगा। आइए विशाल, आइए 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 आइए, आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं कि आखिर वो अपनी पढ़ाई, अभी वो किस क्लास में है, वो अपनी पढ़ाई और अपने बारे में कुछ अपनी बातों को बताएंगे। आइए विशाल, आइए आप देखिए, वो आपके बारे में कुछ बताएंगे। आप लोग अपने बारे में बताएंगे, और यह आप क्या कर रहे हैं अभी वो भी अपने बारे में बताएंगे। जरूर बताइए विशाल। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं ग्लोबल एकेडमी में पढ़ता हूँ और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। और मैं अंकित से हिंदी पढ़ता हूँ और ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और तस्मे को भी बहुत मतलब कि आप जैसे सबके वन शॉट में क्लियर कर देते हैं। और एक बहुत ही अच्छी नेक और दयालु टीचर है। बस इतना। और हम बता दें कि यह जो है अभी आप लोगों वीडियो का एडिट यही करते हैं। और आपको अगर किसी भी वीडियो का एडिट करवाना हो तो ये करते हैं, लेकिन फ्री में करेंगे। इतना दयालु आदमी है कि ये फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। इसीलिए हम हंस रहे थे, ठीक है ना। तो आपको हम बता दिए, अब हम लोग अपने कामों की ओर क्या करते हैं, लौटते हैं। आप लोग जब देखें, चलिए हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। आइए देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा दिया था। प्राकृतिक आपदा के बारे में आप लोगों को हमने पूरे डिटेल से बता दिया था। तो आज हम लोग दूसरा इकाई पढ़ेंगे। दूसरे इकाई का नाम है बाढ़ और सुखाड़। दूसरा इकाई का नाम क्या है, बाढ़ और सुखाड़। और इसी बाढ़ और सुखाड़ को आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पहले तो हम लोग बाढ़ के बारे में विशेष से पढ़ लेते हैं कि आखिर बाढ़ क्या होता है, बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ बाढ़ आने से कौन कौन सी हानियां होती है और क्या क्या लाभ होते हैं। सभी बातों को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। तो आपको बताए थे ये जो भूगोल है दो खंड में बटा हुआ है, एक खंड क और एक खंड ख। आज हम लोग खंड ख का 7 गो आपको बताए थे इकाई है, जिसमें से 5 इकाई को हमको पढ़ना है। और वो 5 इकाई का नाम आपको हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। तो आज हम लोग यही दूसरा जो हम लोगों का इकाई है, दूसरे इकाई का नाम है बाढ़ और सुखाड़। तो सबसे पहले हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बाढ़ क्या होता है, बाढ़ से कौन कौन सी हानि होती है, क्या क्या लाभ होते हैं। सभी बातों को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों का इकाई 2 है जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। आज हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, बाढ़ के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आखिर बाढ़ क्या होता है। देखिए, यह जो आपके सामने हम बाढ़ का परिभाषा लिखे हुए हैं, यह बहुत ही आपके जेन्युइन, मतलब जिसको कहते हैं, आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। लेकिन किताब में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम किताब वाला नहीं दिए हैं। तो आपको हम जैसा बताएंगे आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग याद कर लेंगे। कहिएगा, आइए बाढ़ किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग जरूर समझने का प्रयास करिएगा। बाढ़ किसे कहते हैं, कहिएगा कि पानी का ओवरफ्लो होकर जमीन को डुबो देना ही बाढ़ कहलाता है। कहिएगा कि बाढ़ किसे कहते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा, बाढ़ पढ़ रहे हैं, बाढ़ किसे कहते हैं। कहिएगा कि पानी का ओवरफ्लो होकर, किस क्या होकर, पानी का ओवरफ्लो होकर जमीन को डुबो देना ही बाढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। और आपको बता दें कि बिहार में सबसे खतरनाक विनाशकारी बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था, कहिएगा 2008 ईस्वी में। कब आया था, 2008 ईस्वी में। समझ लिए यहां तक, क्या बताए, बाढ़ किसे कहते हैं, कहिएगा कि पानी का ओवरफ्लो होकर जमीन को डुबो देना ही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। और बिहार में सबसे खतरनाक विनाशकारी बाढ़ 2008 ईस्वी में आया था।
आइए अब हम लोग देखते हैं कि बाढ़ आने से कौन कौन से हानियां होती है। बाढ़ आता है तो कौन कौन सी हानि होती है, आप लोग देखिए बाढ़ आने से कौन कौन सी हानि होती है। अगर आपको कहेगा ना कि बाढ़ आने से कौन कौन सी हानि होती है, आप ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा कि बाढ़ आने से निम्नलिखित हानियां होती है। कैसे, अब लिख दिए, अब एक नंबर में दीजिएगा बाढ़ आने से कौन कौन सी हानि होती है। तो पहला, घर और सामान टूटना, यह भी बाढ़ आने से हमारे घर का सामान का टूटना भी, यह भी बाढ़ आने की हानियां है। पहला, घर और सामान का टूटना भी, यह भी बाढ़ आने से हानियां है। दूसरा, खेतों और फसलों का नुकसान, यह भी एक प्रकार की हानि है बाढ़ से होने वाले। आइए अगला है बीमारियां फैलना, बाढ़ आने से बहुत तरह की बीमारियां भी आती है। तीसरा देख लिए। चौथा देखिएगा सड़कें और पुल का टूटना, यह भी बाढ़ आने से हानियां है। पांचवा है कि बाढ़ आने से हमारे जान को भी क्या होता है, खतरा होता है। बात क्लियर है। आपसे पूछेगा कि बाढ़ आने से कौन कौन सी हानि होती है, 5 गो बात बताए हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 3 गो 4 गो लिख करके छोड़ दीजिएगा। आइए पहला है कि बाढ़ आने से कौन कौन सी हानि होती है। घर और सामान का टूटना, यह भी एक हानि है। दूसरा, खेतों और फसलों का नुकसान, यह भी एक प्रकार की हानि है। तीसरा, बीमारियां फैलना, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। चौथा, सड़क और पुल का टूटना, बाढ़ आने से यह भी हानियां होती है। और पांचवा, जान को खतरा भी होता है। जान को क्या होता है, खतरा भी होता है। देख लिए बाढ़ से होने वाली हानियां देख लिए। अब आते हैं हम लोग अगला कि बाढ़ आने से पहले हमको क्या क्या उपाय करके रखना चाहिए। बाढ़ आने से पहले हमको क्या क्या कौन कौन सी चीजें का उपाय करके रखना चाहिए, आप लोग देखिएगा। पहला, बाढ़ आने के समय, किसके समय, बाढ़ आने के समय हमको ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ आने से पहले हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो आपको बता दें, बाढ़ आने के समय हमको ऊंचे स्थान पर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। दूसरा, पानी में ना घुसे, तो आपके लिए क्या है, बेहतर है। बाढ़ आने से पहले आपको पूछेगा कि बाढ़ आने के समय आपको कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। दूसरा नंबर, पानी में नहीं घुसना चाहिए। तीसरा, बिजली बंद करके रखना चाहिए। बिजली क्या करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। चौथा, बांधों या तटबंधों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। और आप लोग और एक आध वो बताइएगा कि उपाय आने से पहले कौन कौन से उपाय होने चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देख लिए बाढ़ आने से पहले हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, क्या देखिए अब यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देखिएगा। कहेंगे कि बताइए बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कहिएगा कोसी नदी को। पूछेगा कि बताइए बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आइए अगला है कि बाढ़ों का देश किस देश को कहा जाता है। बाढ़ों का देश किसको कहा जाता है, तो कहिएगा बांग्लादेश को। बाढ़ों का देश किसको कहा जाता है, तो कहिएगा बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। अगला पूछेगा कि बताइए बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कहिएगा दामोदर नदी को। बहुत सारी नदियां हैं, आपको एक बार अगर हम वीडियो में बताएंगे तो उसमें सभी नदी का, अगर आप लोग 9th अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको बताया गया होगा, 7वां चैप्टर आप पढ़िएगा ना, तो उसी में आपको बताया गया है। तो अगला आप देखिएगा कि बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा दामोदर नदी को। किस नदी को, दामोदर नदी को। अगला है कि उड़ीसा का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को। उड़ीसा का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। अगला है कि आसाम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा महानदी को कहा जाता है। यहाँ से क्या गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, 5 गो। देखिए पूछेगा कि बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। आपको पूछेगा अगला कि बाढ़ों का देश किस को कहा जाता है, कहिएगा बांग्लादेश को। अगला है कि बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा दामोदर नदी को। आगे पूछेगा कि उड़ीसा का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कहिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को। और असम का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, महानदी को। बात क्लियर है। आइए एक लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है बाढ़ से रिलेटेड, कि बाढ़ आने से पहले कौन कौन से लाभ होने चाहिए। क्या उससे बाढ़ आता है तो उससे क्या क्या लाभ होता है, तो कहिएगा कि पहला, बाढ़ आने से हमको यह फायदा होता है कि जमीन का उपजाऊ बनना, यह भी बाढ़ आने से एक हमारा क्या है, लाभ है। आइए अगला है कि भूजल स्तर बढ़ाना, भूजल का स्तर बढ़ जाना। देखते होंगे जब बाढ़ आता है तो बहुत सारा पानी होता है, धीरे धीरे वह जल जो होते हैं, धीरे धीरे जल्द होते हैं, वह
जमीन के अंदर जाकर के संचित हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। यही कह रहा है कि भूजल स्तर क्या होता है, बढ़ता है। आइए अगला कि बाढ़ आने से गंदगी साफ हो जाती है। बाढ़ आने से क्या होती है, गंदगी साफ हो जाती है। आइए अगला है कि इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं होती है। बाढ़ आने से सुखाड़ की स्थिति भी कभी उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ तक आप लोगों ने बाढ़ के बारे में देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में सुखाड़ सुखाड़ के बारे में आपको बताने का अभी लिख लिया, अब ये बताएंगे कि आखिर सुखाड़ क्या होता है। सुखाड़ के बाढ़ के बारे में हम लोगों ने देखा, अगला क्या है, सुखाड़ के बारे में। आप यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, उतारिए, आप लोग उतारिए इसको, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ने इसको उतार लिया, पहले जो था उसको आप लोगों ने उतार लिया था। तो अब हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोगों ने बाढ़ के बारे में देखा। बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ से जितने भी प्रश्न बने थे वो आपको हमने बताने का क्या किया, प्रयास किया। तो आज हम लोग और आगे जो पढ़ने वाले हैं, आज उसको हम लोग जानेंगे कि आखिर दो इकाई 2 जो है हमारा बाढ़ और सुखाड़, इकाई 1 जो है प्राकृतिक आपदा, उससे जितने भी प्रश्न बने थे आप लोग एक बार प्रयास करिएगा, आपके घर जा करके जितने भी प्रश्न है आपके बुक का ऑब्जेक्टिव या किसी अदर बुक का ऑब्जेक्टिव, तो उसको आप लोग बनाने का जरूर प्रयास करिए। अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका आपको जवाब देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग बाढ़ को हम लोगों ने देख लिया अभी। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे सुखाड़ के बारे में। आखिर सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ क्या होता है, सुखाड़ के बारे में जितने भी प्रश्न हैं और उससे रिलेटेड अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव लिखे हैं यहाँ पर, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो आपको हम बता देंगे कि अभी हमें क्या पढ़ना है और हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए सुखाड़ के बारे में समझिएगा, बाढ़ के बारे में बता दिए, सुखाड़ क्या होता है समझिए। देखिए सुखाड़ का ही दूसरा नाम है सूखा। आपसे पूछेगा कि कहीं कहीं सुखाड़ या सूखा लिखा रहता है, तो उसमें कोई कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि सुखाड़ सूखा एक के तो ना है, लेकिन एक ही है। आप लोग याद रखिएगा, सुखाड़ का ही दूसरा नाम क्या है, सूखा। आपसे पूछेगा कि बताइए सुखाड़ जो है, सुखाड़ कैसी आपदाएं हैं, कहिएगा प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ जो है यह प्राकृतिक आपदा है। अब आइए अगला है कि सुखाड़ किसे कहते हैं, आखिर सुखाड़ क्यों होता है, सुखाड़ की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। देखिएगा, कहिएगा कि सुखाड़ किसे कहते हैं, कहिएगा वैसा क्षेत्र जिसमें लंबे समय तक वर्षा के कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ किसे कहते हैं समझ लिए, सुखाड़ कहिएगा कि वैसा क्षेत्र जिसमें लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग सुखाड़ की स्थिति कहते हैं, ये सुखाड़ कहते हैं। बात क्लियर है। आइए आपसे देखिएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए सुखाड़ की जो स्थिति है वह कैसे आती है, की स्थिति कैसे आती है, कहिएगा धीरे धीरे। जिस तरह बाढ़ एक बाइग आ सकता है, उस तरह सुखाड़ की स्थिति नहीं होती है। यहाँ जो सुखाड़ की स्थिति होती है वो धीरे धीरे होती है। किससे, धीरे धीरे होती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर बाढ़ की बात करें तो बाढ़ से ग्रसित है हमारा उत्तरी बिहार, और सुखाड़ से स्थिति से सुखाड़ से ग्रसित है हमारा दक्षिणी बिहार। पूछेंगे कि सुखाड़ से कौन सा बिहार ग्रसित है, तो कहिएगा दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार जो है वह सुखाड़ से क्या है, ग्रसित क्षेत्र है। और सुखाड़ बिहार में 16% जो क्षेत्र है वह सुखाड़ की स्थिति से उत्पन्न है। 16% जगह पर सुखाड़ जो है वह सुखाड़ की स्थिति क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। पूछेंगे कि सुखाड़ का दूसरा नाम क्या है, कहिएगा सूखा। सुखाड़ की कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किसे कहते हैं, एक वैसा क्षेत्र जिसमें लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। और ये सुखाड़ की स्थिति कैसे आती है, कहिएगा धीरे धीरे आती है। आपसे पूछेगा कि सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेवार कारक कौन है, यहाँ हम बता देंगे आपको, एक बार और लिख लीजिएगा कि सुखाड़ की स्थिति के लिए सबसे जिम्मेवार कारक कौन है, तो वर्षा है सबसे जिम्मेवार कारक। तो ध्यान तक देख लिए, दक्षिणी बिहार क्या है, सुखाड़ की स्थिति से हमारा सुखाड़ जो है, ये सुखाड़ से हमारा दक्षिणी बिहार क्या है, ग्रसित है। और 16% क्षेत्र सुखाड़ से, बिहार में 16% क्षेत्र जो है वह सुखाड़ की स्थिति से अभी उत्पन्न है। आइए अगला है कि सुखाड़ से कौन कौन सी हानियां होती है। सुखाड़ से कौन कौन सी हानि होती है, तो आपको पूछेगा तो पहला नंबर होगा कि फसलों की पूर्ण बर्बादी होती है।
फसलों की क्या होती है, पूर्ण बर्बादी होती है। जल स्रोतों का सूखना, जल स्रोतों का सूखना भी सुखाड़ की हानि को दर्शाता है। अगला, पशुधन की मृत्यु और चारा संकट, यह भी सुखाड़ की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जल पलायन, यह भी सुखाड़ की स्थिति को क्या करता है, सुखाड़ की हानि, सुखाड़ से जो हानि होती है उसको भी जल पलायन क्या करता है, दर्शाता है। अगला है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, तो यह भी सुखाड़ की हानि में ही आ जाता है। समझ लिए। आइए अगला है कि सुखाड़ से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। सुखाड़ से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, तो पहला, जल संरक्षण करना और उसका प्रबंधन करना, किस तरह उसका किस चीज में उपयोग करना है वह सब आपको इसमें देखो। जल सुखाड़ से बचने का उपाय हम लोगों को क्या करना होगा। अगला, कृषि और सिंचाई के तकनीक में सुधार लाना पड़ेगा। तीसरा, पर्यावरण और भूमि प्रबंधन करना पड़ेगा। चौथा, प्रशासनिक और योजनागत उपाय करना पड़ेगा और नए नए पौधों को लगाना भी पड़ेगा, किसमें, सुखाड़ से बचने के लिए हम लोगों के बारे में। और यहाँ तक आप लोगों को हमने जितने भी बताया ये सुखाड़ से संबंधित प्रश्न थे। सुखाड़ से जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो हमने आपको बताने का क्या किया, प्रयास किया। अब इधर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, आप उसको जानने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न पूछेगा कि भाखड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कहिएगा सतलज नदी पर। अगर याद नहीं हो तो एक के चीज को 2 बार 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। देखिए हम अब ये आपको बता देंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। फिर एक बार पढ़िएगा उसको, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। हमको याद हो गया, आप भी वैसे पढ़िएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। आपसे पूछेंगे कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है, क्या कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। पूछेंगे कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। 2 प्रश्न बताए। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, कहिएगा सतलज नदी पर। आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि बताइए नागा अर्जुन परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो कहिएगा अभी तुरंत बताए कौन नदी, कृष्णा नदी। बात क्लियर है। आइए अगला है कि आप सब बताए थे कि बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था, तो आपको बताए थे कि 2008 ईस्वी में बिहार में विनाशकारी बाढ़ आया था। देखिएगा चौथा प्रश्न है कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, किस तरह उत्पन्न होती है। अभी बताए थे कि जो सुखाड़ की स्थिति है वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है। सुखाड़ की जो स्थिति है वो कैसे उत्पन्न होती है, धीरे धीरे उत्पन्न होती है। अगला है कि सुखाड़ कौन सी आपदा है। सुखाड़ जो है वह कौन सी आपदा है, अभी बताए थे जो सुखाड़ है वो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ कैसी आपदाएं है, प्राकृतिक आपदा है। अगला है कि बाढ़ कौन सी आपदा है। जब आप बाढ़ पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे कि बाढ़ जो है वह भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें मानव का नियंत्रण नहीं होता है। किसमें, प्राकृतिक आपदा में। मानव जन आपदा कितने प्रकार के, आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एगो प्राकृतिक आपदा और एगो मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और मानव जनित आपदा में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों की गलती के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो आपदाएं होती है उसे ही हम लोग मानव जनित आपदाएं कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद, ये सब मनुष्य के व्यक्तियों की गलती के कारण यह सब स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ जो है, बाढ़ पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाढ़ कौन सी आपदाएं है, प्राकृतिक आपदाएं है। अगला है कि आतंकवाद कौन सी आपदाएं, अभी बताए। आतंकवाद जो है वह मानव जनित आपदाएं है, काहे कि इसमें जो मनुष्य की गलती के कारण जो आपदाएं होती है उसी आपदा को हम लोग उसी आपदा को हम लोग मानव जनित आपदाएं कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब देखिए इसमें हम लोगों ने आपको इकाई 2 भी हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। इकाई 2 भी हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब यहाँ तक आप लोगों को हमने बता दिया। अब हम लोग यहाँ तक आप लोगों ने देखा, तो अब देखिए आगे जो हम लोग यहाँ तक इकाई 2 जो है, इकाई 7 चैप्टर है, जिसमें से आपको हम 5 गो का नाम बताए थे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में आपको भूकंप और सुनामी जो हमारा इकाई 3 है उसमें हम लोग इका भूकंप के बारे में भी पढ़ेंगे और सुनामी के भी बारे में पढ़ेंगे कि आखिर भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है। सभी बातों को आपको हम बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। आप लोग एक बार लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हैं, आप लोग ले लीजिए। अब देखिए यह तक आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ जो है, यहाँ हम लोगों का इकाई 2 क्या हो गया, समाप्त। इकाई 2 जो है हम लोगों के, इकाई 2 जो है वह हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इकाई 2 जो है हमारे लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया।
अब देखिए यहाँ तक, अब हम लोग कल से इकाई 3 पढ़ेंगे, भूकंप और सुनामी। बात क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।